आजकल हर जगह GLP-1 जैसी वेट लॉस मेडिकेशंस की ही चर्चा है ना? इन नई मेडिकल और कल्चरल डेवलपमेंट्स ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम ह्यूमन बॉडी फैट यानी अपने एडिपोज टिश्यू की उस डीप और फैसिनेटिंग बायोलॉजी को समझें। ये बस वजन कम करने या फिट दिखने तक सीमित नहीं है। ये चर्चा तो आदिमानव जेनेटिक्स से शुरू होकर आज के मॉडर्न एस्थेटिक्स तक जाने वाला एक बहुत ही हैरान कर देने वाला सफर है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में इसकी गहराई में चलते हैं। ओके, तो आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले बात करेंगे फैट के जेनेटिक्स की, फिर फेशियल फैट और एजिंग, उसके बाद द GLP-1 इफेक्ट, फिर आएंगे नॉन सर्जिकल फैट रिडक्शन पर, और आखिर में सर्जिकल बॉडी कॉन्टोरिंग को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द जेनेटिक्स ऑफ फैट बियॉन्ड द बॉडी मास इंडेक्स। यहाँ हम एक मैक्रो व्यू लेंगे। अब देखिए, ह्यूमन बॉडी में फैट कहाँ जमा होता है ये प्रैक्टिकली हमारे जेनेटिक्स ही तय करते हैं, और यहीं पर बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI से आगे का कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे हम वेस्ट टू हिप रेशियो या WHR कहते हैं। बायोलॉजिकली बात करें तो बॉडी में टोटल फैट कितना है, इससे कहीं ज़्यादा क्रूशियल ये है कि वो फैट एक्चुअली स्टोर कहाँ हो रहा है। WHR इसी फैट डिस्ट्रीब्यूशन को मैप करता है, और सच माने तो ये मेटाबॉलिक डिजीजेस के रिस्क को BMI के मुकाबले कहीं ज़्यादा सटीक तरीके से बताता है। इसे ऐसे समझिए, फैट मुख्य रूप से दो तरह का होता है। एक है विसरल एडिपोज टिश्यू यानी वैट, और दूसरा है ग्लूटियोफेमरल एडिपोज टिश्यू यानी G-फैट। अब ये जो लोअर बॉडी का G-फैट होता है, ये असल में एक प्रोटेक्टिव फैट है, लेकिन अगर किसी वजह से इस प्रोटेक्टिव G-फैट का ठीक से एक्सपेंशन नहीं हो पाता तो लिपिड्स मजबूरन वैट एरियाज में यानी पेट के आसपास के वाइटल ऑर्गन्स में जमा होने लगते हैं, और ये विसरल फैट का बढ़ना कार्डियोमेटाबॉलिक रिस्क को बिल्कुल आसमान पर पहुंचा देता है। और ये फैट डिस्ट्रीब्यूशन का ब्लूप्रिंट हमारे एवोल्यूशनरी इतिहास से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज ने ऐसे 340 से भी ज्यादा जेनेटिक लोसाई ढूंढ निकाले हैं जो WHR को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि FTO जीन रीजन सीधे तौर पर विसरल और सबक्यूटेनियस फैट के इकट्ठा होने से जुड़ा है। लेकिन सच में हैरान करने वाली बात तो WARS2 और TBX15 जीन्स की है। इनका सीधा कनेक्शन हमारे पूर्वजों के प्राचीन आर्केइक डेनिसोवन DNA से पाया गया है। यानी एवोल्यूशन के दौरान ठंडे मौसम में जिंदा रहने के लिए इन्हीं जीन्स ने इंसानों के फैट डिस्ट्रीब्यूशन को अडैप्ट किया था। है ना कमाल की बात। चलिए पूरी बॉडी से थोड़ा जूम इन करते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, फेशियल फैट एंड एजिंग, द आर्किटेक्चरल स्कैफोल्ड। इंसान का चेहरा सिर्फ फैट का एक सिंपल सा मास नहीं होता, बल्कि इसका एक अपना इंट्रिकेट ढांचा है। ये मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा है, सुपरफिशियल फैट और डीप फैट। सुपरफिशियल फैट स्किन के ठीक नीचे होता है, काफी मोबाइल होता है और वक्त के साथ साथ नीचे की तरफ खिसकने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डीप फैट एक स्ट्रक्चरल स्कैफोल्ड यानी एक मजबूत ढांचे की तरह काम करता है, जो चेहरे को आगे की तरफ प्रोजेक्शन देता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यही क्रूशल डीप फैट सिकुड़ने लगता है, जिसे हम एट्रोफी कहते हैं। और ये डेटा ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि कैसे अलग अलग हार्मोन्स इस फेशियल एडिपोसिटी के मास्टर रेगुलेटर्स की तरह काम करते हैं। जैसे कॉर्टिसोल का इम्बैलेंस मून फेशियस जैसा सेंट्रल ओबेसिटी इफेक्ट लाता है, क्योंकि ये एडिपोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। ईस्ट्रोजन मिड फेस में फैट डिपोजिशन को प्रमोट करता है, जिसके कम होने पर तेजी से वॉल्यूम लॉस होता है। टेस्टोस्टेरोन फैट सेल्स की ग्रोथ को रोकता है, और ग्रोथ हार्मोन लाइपोलाइसिस और कोलाजन को स्टिमुलेट करता है। असल में ये सारे हार्मोन्स ही चेहरे के फैट के बुनियादी कंट्रोलर्स हैं। इन्हीं सभी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के मिलने से एक बड़ा ही दिलचस्प फिनोमेनन पैदा होता है, जिसे द सैगिंग पैराडॉक्स कहा जाता है। होता यह है कि उम्र बढ़ने के साथ डीप स्ट्रक्चरल फैट तो सिकुड़ जाता है, जबकि सुपरफिशियल फैट ग्रेविटी की वजह से नीचे लटकने लगता है। नतीजा, जवानी का जो एक इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप होता है, वो पलटकर बॉटम हैवी यानी नीचे से चौड़ा हो जाता है। एक और पॉइंट यहाँ नोट करने वाला है कि स्मोकिंग या UV एक्सपोजर जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स इस फैट स्कैफोल्ड के टूटने की प्रक्रिया को और भी तेज कर देते हैं। अब आते हैं इस चर्चा के तीसरे और आजकल के सबसे ट्रेंडिंग हिस्से पर, द GLP-1 इफेक्ट, रैपिड वेट लॉस एंड एनाटॉमी। इस एनाटॉमिकल साइंस को जब हम आज के मॉडर्न दौर से जोड़ते हैं तो GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट्स जैसे सेमाग्लूटाइड या टर्जेपेटाइड का नाम सबसे पहले आता है। असल में ये दवाइयाँ नेचुरली प्रोड्यूस होने वाले GLP-1 हार्मोन की ही नकल करती हैं। इनका मुख्य काम है पेट के खाली होने की प्रक्रिया को धीमा करना और भूख को कम करना, और इसी मैकेनिज्म की वजह से तेजी से वेट लॉस होता है।
लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर एनाटॉमिकल लेवल पर ऐसा क्या मैकेनिक चेंज होता है जिससे ओजेम्पिक फेस और ओजेम्पिक बट जैसी पॉपुलर कल्चर टर्म्स उभर कर आई हैं। सोचने वाली बात है कि जब मेडिकली असिस्टेड तरीके से फैट सेल्स इतनी तेजी से डिफ्लेट होते हैं तो शरीर उस पर रिएक्ट कैसे करता है। इसका जवाब काफी डायरेक्ट है। जब रैपिड GLP-1 वेट लॉस होता है तो फैट सेल्स ग्लोबल लेवल पर यानी पूरी बॉडी में श्रिंक होते हैं, यहाँ तक कि BBL जैसा सर्जिकली ट्रांसफर्ड फैट भी सिकुड़ जाता है। चेहरे पर मौजूद डीप फैट स्कैफोल्ड में सिवियर वॉल्यूम डेफिसिट आ जाता है। अब जब अंदर का आर्किटेक्चर अचानक से डिफ्लेट होगा तो टिश्यू प्टोसिस शुरू हो जाता है, यानी स्किन और टिश्यूज लटकने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप खासतौर पर पेट और चेहरे पर स्ट्रेच हुई एक्सेस स्किन बच जाती है। ये हमें ले आता है चौथे भाग पर, नॉन सर्जिकल फैट रिडक्शन, टारगेटेड एप्टॉप्सी। यहाँ से हम क्लिनिकल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। बिना किसी सर्जरी के लोकलाइज्ड फैट सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का बायोलॉजिकल प्रोसेस काफी सटीक होता है। पहले स्टेप में एक टारगेटेड कोल्ड टेक्निक यानी क्रायोलाइपोलिसिस या फिर डिऑक्सोकोलिक एसिड इंजेक्शंस अप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद ये एक प्रोग्राम सेल डेथ ट्रिगर करता है जिसे एपिटोसिस कहते हैं। और आखिर में इम्यून सिस्टम अपना स्लो और स्टेडी काम शुरू करता है, जहां मैक्रोफाजेस धीरे धीरे इन मरे हुए लिपिड डेब्रीज को डाइजेस्ट करके लगभग 2 से 4 महीने में पूरी तरह क्लियर कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए अगर हम सोर्स डेटा देखें तो क्रायोलाइपोलिसिस जैसी नॉन सर्जिकल टेक्निक का पेशेंट सेटिस्फैक्शन रेट लगभग 73% है। ये काफ़ी हाई नंबर है। हालांकि डेटा को हमेशा ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए, इसलिए ये नोट करना भी ज़रूरी है कि कुछ बेहद रेयर केसेस में पैराडॉक्सिकल एडिपोसाइट हाइपरहाइप्लेसिया जैसे एडवर्स इवेंट्स भी रिकॉर्ड किए गए हैं, जहां प्रोसीजर के बाद फैट घटने के बजाय एक्चुअली वहां थोड़ा बढ़ जाता है। और अब इस चर्चा का आखिरी हिस्सा, सर्जिकल बॉडी कॉन्टूरिंग, प्रिसिजन लिपेक्टमी। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि जब डीप फैट कंपार्टमेंट्स या सिग्निफिकेंट लूज स्किन को डायरेक्टली एड्रेस करना होता है, तब मॉडर्न सर्जिकल इंटरवेंशंस का सहारा लिया जाता है। पर सारे लाइपोसक्शन टेक्निक्स एक जैसी परफॉर्म नहीं करती। सक्शन असिस्टेड लाइपोसक्शन एक ऐसी एस्टैब्लिश टेक्निक है जो रिलायबल है, वहीं लेजर असिस्टेड और रेडियो फ्रीक्वेंसी असिस्टेड टेक्निक्स एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं, जिससे स्किन श्रिंकिंग और टाइटनिंग ज्यादा बेहतर होती है। और पावर असिस्टेड कैन्युला उन एरियाज के लिए बहुत इफेक्टिव माना जाता है जहां फैट थोड़ा फाइब्रस होता है। सबके अपने अलग क्लिनिकल एडवांटेजेस हैं। एक और जबरदस्त एग्जाम्पल जो लगातार न्यूज़ में बना हुआ है वो है ब्यूकल लिपेक्टमी। ये एसेंशली बिशात्स फैट पैड को सर्जिकली हटाने की एक प्रक्रिया है। ये फैट पैड चेहरे के स्ट्रक्चर्स में काफ़ी गहराई में इनकैप्सुलेटेड होता है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अपने नेचर में विसरल फैट की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब है कि इस पर डाइट और एक्सरसाइज का असर प्रैक्टिकली ना के बराबर होता है। इसीलिए इसका रिमूवल एक परमानेंट नतीजा देता है, और कुछ क्लिनिकल स्टडीज तो इस पैड के साइज को मेटाबॉलिक सिंड्रोम के एक मार्कर के रूप में भी देखती हैं। अब उन लोगों के लिए जो GLP-1 मेडिकेशंस ले रहे हैं और स्किन टाइटनिंग सर्जरीज कंसिडर कर रहे हैं, क्लिनिकल रिकमेंडेशन बिल्कुल क्लियर है। किसी भी ऐसी सर्जरी से पहले 6 से 12 महीने तक बॉडी वेट का पूरी तरह स्टेबल रहना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। ये वेटिंग पीरियड इंश्योर करता है कि स्किन खुद से नेचुरली जितना श्रिंक हो सकती थी वो हो चुकी है, और आगे सर्जिकल सेफ्टी प्रोफाइल ऑप्टिमल रहे। तो इस सब को देखने के बाद एक बड़ा ही गहरा सवाल जहन में आता है। आज एस्थेटिक मेडिसिन के पास उस एडिपोज टिश्यू को कंप्लीटली रीशेप करने की पावर आ गई है, जिसका ब्लूप्रिंट लिटरली हमारे DNA में लिखा था। तो क्या ये सारे मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट्स सिर्फ बॉडी को ऊपर से आकार दे रहे हैं, या फंडामेंटली हमारे ह्यूमन बायोलॉजिकल आर्किटेक्चर को ही हमेशा के लिए बदल रहे हैं? ये सच में एक सोचने वाली बात है।